बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं व्याकरण की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और मैं व्याकरण में क्रिया आपको पढ़ा रही हूँ, जिसका कुछ हिस्सा मैं आपको इसके पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको वाक्यों के माध्यम से क्रिया पहचानना, रेखांकित करना और उसकी परिभाषा वाक्यों के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। और उस आधार पर मैंने ये भी बताया था कि क्रिया एक विकारक तत्व है, यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया ये विकारक हैं, विकारी शब्द हैं। कहने का मतलब लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है। तो मैंने आपको उस वीडियो के अंत में आते आते ये कैसे परिवर्तन होता है, क्रिया कैसे पुल्लिंग के साथ प्रयोग होती है, क्रिया कैसे स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग होती है, ये मैंने उसमें बताया था। संभवतः आपने उसे देखा होगा तो आपके समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं आज आपको उन्हीं उदाहरणों से पुनः उसकी पुनरावृत्ति कराते हुए आगे की चीज़ों को बताती हूँ। तो कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वाक्यों का सही रूप रचना के लिए क्रिया का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि राम खेलता है तो सीता खेलती है, क्योंकि आपको ये पता है कि सीता स्त्रीलिंग है, उसका सीता खेलता है ये वाक्य अशुद्ध है। व्याकरण के नियमों की पहचान छोटी कक्षाओं से ही शुरू हो जाता है और कभी कभी इसीलिए जब बच्चों को लिंग की पहचान नहीं होती कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग, तो हम लोग उन्हें ये बताते हैं कि आप उसी शब्द से एक वाक्य बनाओ। क्रिया के लगते ही आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये पुल्लिंग शब्द है अथवा स्त्रीलिंग। हम हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषी होने के कारण हमें इस बात का अनुमान होता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो इस तरह से भी पहचान हो जाती है। तो जैसे ही हम कहेंगे राम जाता है, सीता जाती है, तो मतलब हो जाएगा क्रिया लिंग के अनुसार परिवर्तित हो गई। पुल्लिंग में जाता था और स्त्रीलिंग में जाती, जो मैं इसके पहले के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं। अब यहाँ पर वचन के अनुसार है, एक लड़का था तो हमने कहा खेलता है, बहुवचन की बात हुई तो हमने कहा खेलते हैं। तो जैसे ही वचन बदला, बहुवचन आया, हमने क्रिया भी बहुवचन की लगा दी। तो यही मैं आपको उस दिन समझा रही थी, जिसकी कि मैं यहाँ पर हल्की सी पुनरावृत्ति करा के आगे बढ़ती हूँ। तो इन सब वाक्यों से अब तो आपको इतना स्पष्ट हो चुका होगा कि लिंग, वचन और कारक तत्व को किस प्रकार वाक्यों में उनका प्रधान होते हैं और किस प्रकार ये प्रभाव डालते हैं, कैसे क्रिया का प्रयोग होता है। कर्ता के रूप में संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही क्रिया की रूप रचना को प्रभावित करते हैं। तो कर्ता के रूप में प्रभावित करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि रमा खेल रही है, अब रमा इसमें संज्ञा है और क्रिया क्या लगा रहे हैं, खेल रही है। और विकारक तत्व इसमें क्या है, खेल रही, खेलना क्रिया, क्योंकि हम स्त्रीलिंग के अनुसार इसमें क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। वह खेल रही है, अब यहाँ वह जो है वह सर्वनाम है, लेकिन ये हम क्रिया से कर्ता पहचान रहे हैं। यहाँ पर मैं इसको लिख के समझा देती हूँ आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कहा गया है। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे, जैसे अगर वाक्य लिख दूँ यहाँ पर कि वाक्य क्या है, वाक्य क्या है और फिर उसमें संज्ञा और सर्वनाम कैसे आप पहचानेंगे। तो ये संज्ञा हो गया, ये सर्वनाम हो गया, सर्वनाम हो गया। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि इसके साथ क्रिया कौन सी लग रही है, तो आप क्या देखेंगे, क्रिया कौन सी लग रही है और किसके अनुसार वो परिवर्तित हो रही है, विकारक तत्व कौन सा है। देखिएगा विकारक तत्व, तो आप कैसे देखिए पहचानेंगे। जैसे मैंने कहा कि सीता खेल रही है। अब आपने क्या देखा, ये सीता इसमें संज्ञा है, तो मैंने यहाँ पर संज्ञा लिख दिया। अब सर्वनाम नहीं है, डैश लगा दीजिए। क्रिया क्या है, खेल रही, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, खेल रही है।
अब विकारक तत्व इसका क्या है? इसका विकारक तत्व क्या है? लिंग है, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है, तो लिंग के कारण ये आपने क्रिया इसका प्रयोग किया तो इसका विकारक तत्व लिंग हो गया। लेकिन अगर मैं इसी वाक्य को दोबारा से वन डाल के लिख रही हूं कि वह खेल रही है, अब यहां पर संज्ञा नहीं है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द क्या है? यहां हम डैश लगा देते हैं, यहां लिख देते हैं वह, और क्रिया समान है, बिल्कुल यही है, और इसका भी जो विकारक तत्व है वो लिंग ही है। लेकिन इस क्रिया के माध्यम से हमने ये पहचाना कि वह शब्द जो आया है वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि क्रिया ने ही बताया कि वह खेल रही है, यानी यहाँ पर वह शब्द हम स्त्रीलिंग में भी प्रयोग करते हैं और पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में वह स्त्रीलिंग भी होता है, पुल्लिंग भी होता है। जैसे संस्कृत में ऐसा नहीं है, संस्कृत में सह लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं सह तो ये पुल्लिंग हो जाता है, ये पुल्लिंग हो जाता है, लेकिन सा लिखते हैं तो ये स्त्रीलिंग हो जाता है। तो यहाँ तो अंतर है, लेकिन हिंदी में क्या होता है, वह शब्द स्त्रीलिंग, वह शब्द यहाँ पर पुल्लिंग भी हो सकता है, वह शब्द जो है वह स्त्रीलिंग भी हो सकता है। अब हमको जो क्रिया लगाएंगे, खेल रही है तो हम मानेंगे स्त्रीलिंग है, खेल रहा है लगा देंगे तो हम मानेंगे वो पुल्लिंग है। यानी कि सर्वनाम शब्दों में अगर हम विकारक तत्वों के आधार पर ये पहचानेंगे कि उसकी क्रिया से ही हम उसके लिंग का पता लगाते हैं, तो यही मैं आपको समझाना चाह रही थी, जिसके कारण मुझे यहाँ पर लिख कर उसको समझाना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इसका प्रयोग होता है। वचन में भी ऐसा ही होता है कि देखिए वचन में क्या होता है, अब यहाँ वचन का परिवर्तन करके दिखा दूं कि लड़का खेल रहा है। अब लड़का खेल रहा है में तो संज्ञा हो गया शब्द, ये संज्ञा शब्द लड़का हो गया, फिर सर्वनाम नहीं है, क्रिया वही है खेल रहा, खेल रहा है, और वचन एक है, एक वचन है। अगर हम कहते हैं यहां पर इस वाक्य में कि वे खेल रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, ये सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम के नीचे वे लिख दे रहे हैं, यहाँ डैश लगा दे रहे हैं, क्रिया वही है, लेकिन ये वाक्य को पढ़ते ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या है, बहुवचन है। तो जैसे ही हमने क्रिया आपको कर्ता लगाया, उस कर्ता के अनुसार से क्रिया का प्रयोग किया, जिसको देखते ही आपको उसका वचन पता लग जाएगा। तो ये बात भी आपको स्पष्ट हो गई कि कैसे वचन के अनुसार कर्ता का प्रयोग होता है। अगर बहुवचन की क्रिया है तो कर्ता भी बहुवचन का ही होगा। तो ये आपको ध्यान में लेके चलना है। तो मैंने विकारक तत्वों के आधार पर इन वाक्यों को स्पष्ट कर दिया। अब देखिए कारक के अनुसार से समझा देती हूँ एक बार कि तीसरे वाक्य को ले लेती हूँ कि लड़कों ने गेंद खेला। अब क्या है, इसमें संज्ञा क्या हो गया, लड़कों, लड़कों संज्ञा लड़कों हो गया, सर्वनाम नहीं है, क्रिया खेला, खेला हो गया। अब चूंकि लड़कों ने लगा है तो ये कारक के अनुसार बदला है, कर्ता कारक के हिसाब से, कारक के अनुसार से इसका विकारक तत्व आया है। क्योंकि लड़कों ने, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जब प्रेजेंट टेंस की क्रिया होती है, वर्तमान काल की क्रिया होती है, तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होता। राम खाता है, लेकिन अगर वही क्रिया पास्ट टेंस में जाएगी तो हम क्या करेंगे कि हम कहें राम ने खाया। जैसे ही क्रिया पास्ट टेंस की आई, हमको कर्ता के साथ ने लगाना होगा, तब हमको वो कर्ता ने जो कारक चिन्ह है वो दिखाई पड़ता है। जब तक वर्तमान काल की क्रिया लगी रहेगी, जब तक वर्तमान काल की बात होती रहेगी, तब तक उसमें कर्ता का ने जो है
वो नहीं दिखाई पड़ता। परसर्ग ने का प्रयोग हम नहीं करते, लेकिन जब हम पास्ट टेंस की क्रिया लगाते हैं तो हम उसमें ये ने का प्रयोग हमें करना पड़ता है, जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। अगर मैं फिर इसी को लिख दूं कि तुमने गेंद खेला, तुमने गेंद खेला। अब यहां पर भी वही है, संज्ञा नहीं है बल्कि क्या है, सर्वनाम आ गया। लड़कों की जगह हम कह देंगे तुमने, तुमने क्रिया वही है, खेला खेला। और यहां भी जो परिवर्तन हुआ वो कारक के अनुसार हुआ है। तो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर यह दिखाया कि संज्ञा और सर्वनाम के प्रयोग से जो विकारक तत्व होते हैं उससे आपको पता तो चल जाएगा, और क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित होने लगती है। ये मैंने समझाने के लिए इतना प्रयास किया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये पता लग जाए कि संज्ञा और सर्वनाम कैसे परिवर्तित होते हैं। संज्ञा में संज्ञा के अनुसार क्रिया होती है और कर्ता के परिवर्तित होते ही जैसे सर्वनाम में आते हैं तो उस हिसाब से क्रिया लगती है। तो मैंने ये छोटा सा एक चार्ट की तरह बना के आपको समझा दिया। मैं इसको रब करूंगी क्योंकि अब मैं आगे पढ़ाऊंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मैं अब इसको आगे की बात आपको समझाऊंगी, इसलिए मैं इसे रब कर रही हूँ। अब देखिए, अब क्या है कि क्रिया के भेद समझाने के पहले मैं थोड़ा सा और समझा दूं कि कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार क्रिया की रूप रचना होती है। इसको आप नोट कर लीजिए कि कर्ता के, मैं स्टार बना के लिखती हूँ, आप इसको लिखिए। कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार क्रिया की रूप रचना होती है। जो मैंने आपको अभी चार्ट बना के बताया था वो उसी का ये निचोड़ है, एक तरीके से कहना चाहिए कि ध्यान देने योग्य बातें, जो मैं बीच बीच में ध्यान देने योग्य बातें भी लिख देती हूँ। उसके पीछे का कारण यही है कि आपको ये पता लगे कि इस चार्ट से हमने क्या सीखा, इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो उसके बाद है सर्वनाम के लिए। सर्वनाम के लिए लिंग, वचन और पुरुष। पुरुष कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, अभी मैं समझा देती हूँ। वचन पुरुष के अनुसार ही क्रिया की रूप रचना होती है। फिर ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए, ये मैं पुरुष की बात आई तो मैं पुरुष समझा दूं कि जब मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रही थी तब मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझाया था, और उसको समझाते समय मैंने ये भी कहा था कि वक्ता, श्रोता और अन्य, तीन स्थितियां होती हैं पुरुषवाचक की। उसमें क्या होता है, एक तो बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, तीसरा कोई अन्य होता है। तो इसी से पुरुष बनता है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष हमेशा बोलने वाला, तो मैं इसको आपको पिछले वीडियो का रिवीजन के तौर पे समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने जब सर्वनाम पर रिवीजन कराया था तो मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ भी बताई थी, जो संभवतः आपको समझ में आई होंगी। फिर भी यहाँ आवश्यकता है क्योंकि मैंने पुरुष के अनुसार लिखा है, तो ऐसा ना हो आप स्त्री पुरुष
समझ जाइए। तो इसके लिए मुझे ये बताना पड़ रहा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उसी की बात यहाँ मैं कर रही हूँ। उत्तम पुरुष मतलब वक्ता, मध्यम पुरुष मतलब श्रोता और अन्य पुरुष मतलब न वक्ता न श्रोता कोई तीसरा। तो ये बात समझाने के लिए ही मैंने आपको यहाँ पर बीच में रोक करके इसे समझाया कि आप इसको जान लीजिए कि इसी अनुसार से भी क्रिया की रूप रचना होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे की चीज को आपको समझाती हूँ कि बहुत बार अच्छा कारक चिन्हों का प्रयोग वर्तमान काल में नहीं होता। अब मैं इसको भी लिख दूं कि कारक चिन्ह कर्ता का प्रयोग वर्तमान काल में नहीं होता। वर्तमान काल में नहीं होता। तो देखिए, अब जैसे मैंने अभी वाक्य बना के दिखाया था, राम खाता है, राम खाना खाता है, राम ने खाना खाया। संज्ञा वही है, संज्ञा में कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन क्रिया कहाँ चली गई? प्रेजेंट से पास्ट में, वर्तमान काल से भूतकाल में। तो हमें ने का प्रयोग करना पड़ा, जो मैंने यहाँ पर लिखकर आपको समझा दिया है। तो ये बहुत आवश्यक बातें हैं जो आपको क्रिया को समझने के साथ समझ में आनी चाहिए। तो इतना समझने के बाद अब मैं आ जाती हूँ सीधे क्रिया के भेद पर। तो मैं हेडिंग डाल दे रही हूँ क्रिया के भेद। ऐसे तो देखा जाए तो क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं, बहुत तरह की क्रियाएं होती हैं। पहले मैं उन आवश्यक क्रियाओं को आपको पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा बताऊंगी। तो मैं एक छोटा सा चार्ट बना देती हूँ, उसके आधार पर बताऊंगी। यहाँ लिख देती हूँ क्रिया के 2 भेद। अब इस क्रिया के 2 भेद, अब ये देखिए, अभी 2 भेद को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा चार्ट बना दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक हो गया आपका सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो अब हम इसको परिभाषा में भेद में लिखना, तो आप अपनी कॉपी पर अकर्मक क्रिया भी बताती हूँ, आप इसको तब तक समझ लीजिए। अकर्मक क्रिया, फिर आपको सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब इसकी परिभाषा मैं आपको बाद में समझाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको इनके भेदों की चर्चा कर दूं कि भेदों की पहचान करने के लिए कैसे। तो आप अपनी कॉपी पर इसको नोट करिए कि क्रिया के मुख्यतः 2 भेद हैं। आप ऐसे ही लाइन बना के लिखिए जैसे आप लिखते हैं। तो मैं इसको बोल रही हूँ साथ साथ कि क्रिया के मुख्यतः 2 भेद हैं। देखिए, ये जो 2 क्रिया के भेद बताए गए हैं, ये दोनों ही क्रिया के सबसे प्रमुख भेद हैं और कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए इतना जानना आवश्यक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्रिया के और भेद नहीं हैं, क्रिया के बहुत सारे भेद हैं जो आगे भी मैं चर्चा के दौरान बता दूंगी, लेकिन आपके पाठ्यक्रम के अनुसार क्रिया के मुख्य 2 भेद हैं, इतना आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो कौन सा है क्रिया के 2 भेद में? पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आपकी 2 क्रियाएं हैं। अब मैं आपको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया बताने के पहले ये बता दूं कि सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इसके भी 2 भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया।
तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए अपनी कॉपी पर, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ गए होंगे कि क्रिया के जो भेद हैं वे कैसे आपको समझाना है। तो पुनरावृत्ति का क्रम है ये, आप इसके पहले ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से ये कहना चाहिए इस पुनरावृत्ति के क्रम में भी आपको पूरे विस्तार से चीजें समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, चार्ट बनाया जा रहा, प्रश्न बताया जा रहा। अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो संभवतः इसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो मैं रब करने के पहले आपसे इतना जरूर कहूँगी कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं फिर ऊपर भेद लिखूंगी तब आपको समझाऊंगी। तो मैं अब इसको रब कर रही हूँ कि अब आपको मैं क्रिया के भेद पढ़ाने चल रही हूँ, उसका रिवीजन कराऊंगी। तो इतनी चीज़ों की आवश्यकता जितनी थी मैंने बता दिया। अब मैं स्पष्ट रूप से इसके ऊपर के हिस्सों में लिखती हूँ कि यहाँ लिख देती हूँ क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। तो आप लिखिए अपनी कॉपी पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं। अब यहां ऐसे करके लिखिए, पहला नंबर सकर्मक क्रिया, दूसरा नंबर अकर्मक क्रिया। अब इसके बाद आप लिखेंगे, यही लिख लीजिए, फिर मैं डिटेल में आपको चलूंगी। फिर लिखिए सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं। जो मैंने नीचे चार्ट बनाया था वो आपको लिखने के लिए बता रही हूँ कैसे लिखिए। और इसमें लिखिए कि पहला एक कर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। अब देखिए ये आपका हो गया। तो अब मैं आपको इसके पहले इतना आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और अगली हेडिंग डाल दीजिए सकर्मक क्रिया। अगला जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो रहेगा सकर्मक क्रिया। तो इतनी चीजें अपनी कॉपी पे आप लिख लीजिए। अब मैं पहले समझाऊंगी, फिर उसके बाद आपको बोर्ड पर भी लिख दूंगी। सकर्मक क्रिया, देखिए शब्दों में ही उसकी परिभाषा छिपी होती है। यहाँ जो शब्द लिखा है वो अपने में पूरी परिभाषा कह रहा है। अगर आपको परिभाषाएं याद करने में कठिनाई होती है तब तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक देखें, और अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वो हमेशा आपके दिमाग में घर कर जाएगी। मैंने बहुत बार ये कहा है कि व्याकरण पढ़ने की, रटने की चीज़ नहीं है, व्याकरण समझने की चीज़ है। जितना अधिक दिमाग पे समझेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से व्याकरण किसी और को भी समझा सकते हैं। तो ये बात यहाँ कही गई है, जिसका कि अगर आप ध्यान रख करके व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको व्याकरण कभी कठिन लग नहीं सकता। तो मैंने कहा कि इसी शब्द में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। मैं शब्दों को अलग करती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी। देखिए शब्द है सकर्मक क्रिया। अब मैं इसमें से कुछ शब्द अलग कर रही हूँ। एक लिख रही हूँ स, दूसरा ये और ये। तो पहले स लिख रही हूँ, फिर कर्म लिख रही हूँ, फिर क लिख रही हूँ। इन तीन शब्द तो नहीं कहना चाहिए, तीन शब्द और शब्दांशों, ये तीन शब्द और शब्दांशों के माध्यम से ये पूरी परिभाषा जो है स्पष्ट की जा सकती है। अब मैं आपको बता दूं, स का मतलब होता है सहित, कर्म का मतलब होता है कर्म यानी कर्म कारक। मैं यहाँ लिख दूं कर्म कारक। जैसे मैंने अभी कारक आपको इससे पहले बताया है, तो उसमें बताया था कि कर्ता ने कहा जाता है, कर्ता ने। तो इसी तरह कर्म का जो चिन्ह होता है को होता है।
तो कर्म का जो चिन्ह है वो कारक चिन्ह है, वो को होता है। राम ने मोहन को पुस्तक दी, तो यहाँ राम ने मोहन को, तो मोहन के साथ को चिन्ह लगा है, तो राम का जो वाक्य का जो कर्म है वो मोहन भी है और पुस्तक भी है, जिसको कि मैं आगे समझाऊंगी। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि ये जो कर्म मैंने लिखा है, इस कर्म कारक के लिए लिखा है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कर्म कारक, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिर ये है क, तो इसका मतलब है क्रिया। अब ये तीन चीजें हमें यहाँ मिल गई, इन तीन चीजों के मिलने पर ही ये पूरी परिभाषा सकर्मक क्रिया की अपने आप तैयार हो जाती है। और कितना अच्छे तरीके से हमको याद हो गया। अगर हमको ये परिभाषा लिखनी है और ये हमारे दिमाग में है, तो हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा को कैसे कहेंगे कि जैसे कर्म सहित क्रिया को हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। यानी जिन वाक्यों में कर्म सहित क्रिया हो उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। या ये कहिए कि जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, फल पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन व्याकरणिक परिभाषा में अगर आप सकर्मक को याद करेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा कर्म है और किस पर किसका प्रभाव पड़ता है। सीधे सीधे साधारण भाषा में आप इसकी परिभाषा को याद करिए और कहिए कि जिस क्रिया में कर्म होगा उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कर्म सहित क्रिया। इतने से ही आपका जो है परिभाषा बन जाएगी कि जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म मौजूद रहता है, स्थित रहता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अब आपके पास मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि हम उस कर्म को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए कर्म पहचानना भी आसान नहीं होता है। उन्हें ये जानना पड़ेगा कि ये कारक जो बोला जा रहा है, कारक कर्म कारक, ये बीच में जो कर्म आ रहा है वाक्य में, उसे हम पहचाने कैसे। तो इसकी पहचान जब तक नहीं आएगी तब तक आपको वाक्य पहचानना भी नहीं आएगा, वाक्य ये सकर्मक है अथवा अकर्मक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो परिभाषा को सिद्ध करने के लिए आपको कर्म भी जानना पड़ेगा कि वाक्य में कर्म कहाँ है। तो कर्म की पहचान के लिए भी प्रश्न उठता है। तो इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो आज मैं आपको पूरा समझा दूंगी, और जब मैं अगले वीडियो में मिलूंगी तो मैं फिर इसके बाकी चीज़ों को लिखाऊंगी या इसके भेदों पर आऊंगी। तो आज मैं यहाँ तक समझा रही हूँ आपको कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी पर भी इस चीज को इस तरीके से बना करके इसको हाईलाइट करके रख लीजिए। आपको परिभाषा याद नहीं करनी पड़ेगी, इसके माध्यम से आप परिभाषा लिख सकते हैं कि कर्म सहित वाक्य में कर्म सहित क्रिया के होने पर हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। तो मैंने ऐसे ही लिया, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं ये रब करूंगी तब इसकी परिभाषा लिखूंगी। तो मैं 1 सेकंड के लिए किनारे हो रही हूँ, आप लिखिए। तो संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूँ, फिर मैं आपको इसी के अनुसार आपको परिभाषा भी लिख देती हूँ। अब सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिन वाक्यों में, जिन दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई देगा तो मुझे लग रहा है फिर से मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। यानी कि आपको बस ये याद रखना होगा कि सकर्मक क्रिया की परिभाषा कैसे जाने कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो पहचान करने का मैं तरीका आपको बता दूंगी। तो जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्म पर ज्यादा आगे चला गया, प्रभाव
कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। या ऐसे लिखिए, या जिन वाक्यों में कर्म स्थित रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है। अब ये खाने की क्रिया का प्रभाव आम के कारण हो रहा है, और क्या खा रहा है ये पता कैसे लगेगा? ये पता लगेगा कि राम क्या खा रहा है, तो उत्तर मिल जाएगा आपको आम। इससे भी आप जान जाएंगे कि ये सकर्मक क्रिया है। तो आज मैं अभी इसको पूरी तरीके से समझा नहीं पाई हूँ। मैं अगले वीडियो में जब मिलूंगी और इसी क्रम को आगे बढ़ाऊंगी तो मैं आपको इसको पूरी तरह से फिर से समझाऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।